कल बेटा हम लोग संविधान का, शांत रहिए एकदम, संविधान का हम लोग स्रोत पढ़े थे। कुछ बता सकते हो तुम लोग? हाँ, ये बेटा बंद करो करिश्मा। तो बताओ बेटा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्यपाल पद किस देश से लिया गया है बेटा? कॉपी बंद करो पहले। कनाडा से। विधि का शासन कहां लिया गया है? कहां लिया गया जी? ब्रिटेन। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कॉपी बंद तो आवाज भी बंद है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान लिया गया है। प्रस्तावना की दर्शन, प्रस्तावना का विचार कहां लिया गया है? आप ही पूछ रहे हैं। अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया लिया गया। संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघीय ढांचा। कनाडा। भारत निर्वाचन आयोग। भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है। संसद कहां लिया गया जी? कल बताए थे कि भारत में संसद, प्रधानमंत्री पद, संसदीय प्रक्रिया सब इंग्लैंड से लिया गया है। हैं? पढ़ते नहीं तुम लोग जी। हैं? कब याद होगा? कल हम सुनेंगे, जो आज पढ़ा रहे हैं कल हम सुनेंगे आपसे, तब ये आगे बढ़ेंगे। हाँ, आते हैं। कल हमने अनुसूची की बात किया था। अनुसूची, हमने कहा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन इस समय 12 अनुसूचियां हैं। कल हमने कहा था प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें कहा था 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची में हमने बताया था संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। इन राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया, किस राज्य से अलग करके बनाया गया, इसका प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में है क्या है? राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का प्रावधान है। पदाधिकारी का वेतन और भत्ता है। भत्ता कल मैंने बताया था, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है जी? 5 लाख। राज्यपाल को 3.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 2 लाख। पर अगर कह दिए मुख्य न्यायाधीश, तब 2,80,000 होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ न्यायाधीश लिख दिया, 2.5 लाख। ध्यान रखना, सीएजी का वेतन 2.5 लाख लिखा रहेगा। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति को समान वेतन मिलता है। क्यों जानते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है,
तो उसके लिए उसे 4 लाख मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है, इस वजह से उसे 4 लाख, दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो कल हमने बताया था कि इसमें राष्ट्रपति से लेकर जितने संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची, अनुसूची में राष्ट्रपति और अन्य पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति एवं अन्य पदाधिकारी, अभी बता रहे हैं, पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान है, का प्रावधान कि कौन किसको शपथ दिलाएगा और किस चीज का कौन शपथ लेगा। ठीक है, हाँ, अभी तो लिख लीजिएगा, नियुक्त कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा, बार बार इस चीज को जिक्र नहीं करेंगे। नियुक्त कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा। पहला शब्द लिखे राष्ट्रपति, नियुक्त लिखेगा, राष्ट्रपति को नियुक्त करेगा, बोलो मत, लिखो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को नियुक्त, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य शपथ लिखेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र लिखे, उपराष्ट्रपति को देगा। अब देखिए, दो प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चयन करेंगे, यानी नियुक्त करेंगे। वही शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। अब पूरी कहानी समझ गए होंगे। अब लिखे दूसरा पद, लिखे उपराष्ट्रपति। हाँ, है जहां पर विधानसभा है, अभी आगे बताएंगे। हाँ, लिखे उपराष्ट्रपति, लिखे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिए यहां क्या होगा, जो मनोनीत होगा वो भी वोट देगा उपराष्ट्रपति में, लेकिन यहां विधानसभा का सदस्य नहीं होगा। शपथ लिखे राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। जैसे आपसे प्रश्न किया, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों देंगे, वोट देकर नियुक्त करेंगे। शपथ कौन दिलाएगा, भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगला लिखे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद।
नियुक्त लिखे राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति। जैसे पूछे कभी प्रधानमंत्री या मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला नाम लिखे राज्यपाल। राष्ट्रपति ना हो तो जिसको नियुक्त कर देगा उसको वो दिलाएगा। कार्यवाहक मान ले राष्ट्रपति, वो दिलाएगा। वैसे राष्ट्रपति पद खाली नहीं रखा जाता। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब कहे कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। मान ले आपके विचार में सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा उसमें वो काम करेगा। अब कहे वो भी नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। हाँ, अब इतना मान ले तुम्हारे विचार मन में चल रहा हो। चलो अगला नाम लिखो राज्यपाल। लिखो राज्यपाल। नियुक्त लिखो राष्ट्रपति। पूछे राज्यपाल को शपथ नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ लिखो उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जैसे जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, न्यायाधीश। त्यागपत्र लिखो राष्ट्रपति। मान लिया आपसे पूछ दे कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाएगा? जिस राज्य के में वो नियुक्त हो रहा उसका हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगला लिखे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीश। नियुक्त लिखो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लिखे। लिखो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। जैसे प्रश्न आपसे किया कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। त्यागपत्र लिख लो राष्ट्रपति को देगा। जैसे पूछ दे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसको त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अगला नाम लिखो। लिखो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश। नियुक्त लिखो राष्ट्रपति। शपथ लिखो शपथ। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। राष्ट्रपति करेगा। शपथ जो दिलाएगा उस राज्य का राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा।
राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएगा और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। त्यागपत्र लिए राष्ट्रपति को देगा। ठीक, सब देंगे। मान लो हाई कोर्ट का अगर पूछे न्यायाधीश किसको अपना त्यागपत्र देता है, तो जो नियुक्त करेगा उसी को त्यागपत्र देगा, भी ध्यान रखिएगा। समझ गए? यहां भी संविधान में एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, जिसकी न्यूनतम आय निर्धारित है उसकी अधिकतम आय निर्धारित नहीं है। जैसे भारत में 3 पदाधिकारी हैं जिनकी न्यूनतम आय निर्धारित है, 3 क्या 4-5। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है। इनकी न्यूनतम आय 35 वर्ष है। अब इनके बारे में नहीं लिखा गया कि कितनी आयु तक ये राष्ट्रपति या राज्यपाल या जो है उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ये 100 साल का आदमी बन सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकता है। जिसकी अधिकतम निर्धारित है उसकी न्यूनतम निर्धारित नहीं है। जैसे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 65 साल लिखा है। हाई कोर्ट का न्यायाधीश लिखा है 62 साल। अब इसके बारे में नहीं लिखा है कि कितनी आयु में वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा, नहीं, वो तो देखिए कहीं नहीं लिखा है कि इतने साल में वो न्यायाधीश बन जाए। जहां अधिकतम लिखा हो ध्यान रखेगा, वहां न्यूनतम नहीं है तय। जहां न्यूनतम लिखा है वहां अधिकतम नहीं है। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित है, ठीक। राज्यसभा के लिए 30 साल है। अभी नहीं लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य कोई 100 साल का नहीं बन सकता, बन सकता है। 100 साल का अगर हो गया तो लोकसभा का मेंबर बन सकता है। तो जहां पर न्यूनतम निर्धारित है वहां अधिकतम निर्धारित नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। जहां अधिकतम निर्धारित है वहां न्यूनतम निर्धारण नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान में इस चीज का उल्लेख है। अगला चीज लीजिए, लिखिए सीएजी कैग, सीएजी कैग भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बड़ा लंबा नाम है इसीलिए हमने उसको कैग बोल दिया। ऐसे लिखना कैग, कैग कंट्रोलर अकाउंट जनरल, यह लिखा रहता है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लिखो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। नियुक्त लिखो राष्ट्रपति, शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अगला नाम लिखो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, नियुक्त लिखो राज्यपाल, जैसे पूछे राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल। शपथ लिखो राज्यपाल। त्यागपत्र राज्यपाल को
त्यागपत्र राज्यपाल को। ठीक, अगला नाम लिखो, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता नियुक्त लिखो राज्यपाल। शपथ राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल। फिर एक पदाधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त लिखो लोकसभा के सदस्य बहुमत द्वारा। सदस्य बहुमत के द्वारा। फिर लिखो शपथ का प्रावधान नहीं है। जैसे पूछे लोकसभा अध्यक्ष क्या अपने पद के लिए शपथ लेता है? नहीं लेता, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य जब बनता है तो लोकसभा के सदस्य के रूप में वो शपथ ले लेता है, इसलिए अध्यक्ष पद के लिए उसके शपथ का प्रावधान नहीं है, याद रखना। त्यागपत्र लिखो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। अब दे देगा ऐसे। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सदस्य बहुमत द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के लिए शपथ नहीं लेता, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अगर त्यागपत्र का देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, ध्यान रखिएगा। अगला नाम लिखो विधानसभा अध्यक्ष। लिखे विधानसभा के सदस्य बहुमत द्वारा। यहां भी वही है, लोकसभा अध्यक्ष की तरह विधानसभा के सदस्य बहुमत के द्वारा। लेकिन शपथ का प्रावधान नहीं है, यहां भी शपथ का प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र लिखे विधानसभा के उपाध्यक्ष को देगा। जैसे मान ले आपसे प्रश्न कर दिया कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। मान ले उपाध्यक्ष नहीं है तो ना ही राज्यपाल तो कतई नहीं देगा। कभी आपने देखा होगा जब विधानसभा की कार्यवाही चलती है या लोकसभा की चलती है, एक पैनल होता है, इसे सामने बैठा रहता है। कभी आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं पद पर बैठा है अपनी सीट पर, उसी पैनल में से एक वरिष्ठ आदमी जाकर बैठ जाएगा और लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। ऐसे विधानसभा में भी होता है। एक पैनल 8-10 लोगों का बैठा दिया था, उसी में से चुनकर कि मान ले विधानसभा अध्यक्ष नहीं है तो एक वरिष्ठ सदस्य जाकर उस सीट पर बैठेगा। जो बैठेगा वही त्यागपत्र ले लेगा, ध्यान रखिएगा। तो है प्रावधान। क्योंकि अभी आप जानते हैं लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है और न उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कोई उपाध्यक्ष है। ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो उसमें जो बैठा है, मेंबर बनाए जाते हैं पैनल में, कोई उसमें से त्यागपत्र ले सकता है, प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। समझ गए पूरी बात? अगला लिखे राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त लिखे राज्यपाल। शपथ राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल।
इसको इसलिए एक जगह लिखा दिए कि आपको याद करने में आसानी होगी, और कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य था। मैंने इसीलिए एक जगह आपको लिखाया। जैसे अभी आप पद आएंगे, राष्ट्रपति शुरू होगा, उपराष्ट्रपति, बार बार आप लिखेंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए एक जगह रहेगा तो इसको आसान रहेगा। ठीक है? क्या क्या लिखे हो बेटा? देखो, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो लिखी है, तो मंत्रिपरिषद में तो गृह मंत्री आएगा, वित्त मंत्री आएगा, बाहर कहां चला जाएगा वो है? जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखी है तो सब मंत्री आ गए। अब तुम कहोगे गृह मंत्री कौन शपथ दिलाएगा, वित्त मंत्री कौन शपथ दिलाएगा, अलग अलग तो बताएंगे। तब तुमको बोला कि 4 पेज यही बताना पड़े कौन मंत्री लेगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने किसी को गृह मंत्रालय नहीं दिया है, वो स्वयं रखे हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर प्रधानमंत्री किसी को ना दे पद तो उस मंत्री के रूप में स्वयं काम करेगा। जैसे मान ले, अगर किसी सरकार ने वित्त मंत्रालय नहीं दिया, किसी को वित्त मंत्री सेंटर नहीं बनाया गया, तो बजट प्रधानमंत्री स्वयं पेश करेगा वित्त मंत्री के रूप में। इसीलिए प्रश्न आता है आपके यहां कि भारत में पहला प्रधानमंत्री जिसने बजट स्वयं पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में, तो थे जवाहरलाल नेहरू। आज तक भारत के इतिहास में 2 प्रधानमंत्रियों ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। एक पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थी इंदिरा गांधी। इसीलिए प्रश्न कभी कभी आता है, भारत में पहली महिला बजट पेश करने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। लेकिन दूसरा प्रश्न इसी पाता है कि भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी? तब निर्मला सीतारमण हो जाती है। चूंकि प्रधानमंत्री अगर किसी को पद नहीं दे रहा है तो उसका मंत्रालय वो स्वयं देखेगा। और ये भी बात जान लीजिए कि अगर उसमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है उस विभाग में, तो उसका जो मंत्री होगा, राज्य मंत्री, वो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री होगा। स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्यों होगा? क्योंकि वह विभाग का कैबिनेट का काम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री देखेगा। वो सीधे प्रधानमंत्री से सलाह लेगा उस मामले में। लेकिन कभी आपने सुना होगा, पद लिखा रहता स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। जैसे आपके यहाँ एक मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, स्वतंत्र प्रभार के परिवहन मंत्री हैं। अब उसमें कैबिनेट मंत्री कोई नहीं है। अब ये जो कैबिनेट का काम देखेंगे वो मुख्यमंत्री स्वयं देखेगा। अब जो भी परिवहन से संबंधित सलाह लेना होगा तो वो मुख्यमंत्री सीधे लेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर कैबिनेट मंत्री है, उसमें राज्य मंत्री होगा, तो राज्य मंत्री क्या करेगा? कैबिनेट मंत्री सलाह लेगा, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मंत्री इस विभाग का एक तरीके से हेड होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पूरे कैबिनेट मंत्री हैं तो इस विभाग का हेड जो होगा कैबिनेट मंत्री होगा। इसीलिए 3 प्रकार के मंत्री मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, एक होता उप मंत्री। चलिए आगे हम बात करेंगे इस पर। अगला लिखे, चौथी अनुसूची। देखिए, राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन है। एक्चुअली वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 1971 की जनगणना पर आधारित है। चार बड़े राज्यों की सीटें इस प्रकार हैं। जो 4 बड़े राज्य हैं जहां पर सीटें हैं उनका लिख लिया, और तो राज्य हैं। पहला नाम लिखे, यूपी में 31, 31।
उत्तर प्रदेश में 31 है, 31। दूसरा राज्य लिखिए महाराष्ट्र 19, महाराष्ट्र में है 19। तीसरा लिखिए तमिलनाडु 18, तमिलनाडु में 18। चौथा लिखे पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों लिखेगा, 16 सीट है। और बिहार में दोनों जगह 16 सीट है। तो भारत में 4 बड़े राज्यों में राज्यसभा की सीटें इस प्रकार हैं। यूपी में 31 सीट है। दूसरे नंबर पूछेगा महाराष्ट्र है, 19 सीट है। तीसरे पूछे तमिलनाडु 18 सीट है। चौथे पर है पश्चिम बंगाल और बिहार है, जहां पर 16 सीटें हैं। अगला लिखेगा 5वीं अनुसूची। लिखे भारत में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। पूछेगा जिन जिन राज्यों में जनजातीय क्षेत्र हैं या जनजातियां हैं, उनके लिए अलग एक ऑटोनॉमस चुनाव होता है। अगर वहां पर किसी राज्य में 10% से अधिक जनजातियां हैं, तो वहां पर एक मंत्री बनाया जाएगा, जनजातीय कल्याण मंत्री बनेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे महाराष्ट्र वहां है, मध्य प्रदेश में एक जनजातीय मंत्री होता है, झारखंड है जनजातीय मंत्री होता है। तो पूछ देता है कि जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा है जनजातियों की, वहां एक जनजातीय मंत्री भी बनाया जाएगा। क्या? अरे भाई एसटी तो आरक्षण है ही है। नौकरियों में जैसे एससी को आरक्षण है, वैसे एसटी को आरक्षण है नौकरियों में। यहां तक कि लोकसभा और विधानसभा में भी एसटी को आरक्षण दिया गया है। चलिए अगला लिखेगा लिखे 6ठी अनुसूची। अनुसूची लिखे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। का प्रशासन ये अलग से इन 4 राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्र। इसलिए आपने सुना होगा कि इस समय एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आपने सुना होगा लद्दाख ये कहता है कि हमको भी 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। आपने सुना होगा वहां एक, अभी आपने सुना होगा एक नेता है सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसी को लेकर की 6ठी अनुसूची में ही हमको भी डाल दिया जाए, जो 4 राज्य हैं। यहां क्या होता है 6ठी अनुसूची में डालने से कि वहां पर जो जनजातियां हैं उनमें चुनाव होता है। वहां एक स्वायत्त परिषद गठित होती, जो भी पैसा वगैरह खर्च होता है यही जनजातियां मिलकर क्या करती हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर विकास का काम करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि लद्दाख में मांग ये चल रही थी कि हमको भी 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए। मामला ये है। तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर में नागालैंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें नागालैंड नहीं है, अरुणाचल नहीं है, असम नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 4 राज्यों के लिए विशेष क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। और इसी की मांग अभी लद्दाख में चल रही थी
कि हमको भी छठी अनुसूची में डाल दिया जाए। अगला मिटा देना। अगला आइए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची लिखे केंद्र राज्य संबंध है। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। एक दिया गया है संघ सूची, जिसमें इस समय 100 विषय हैं। राज्य सूची, जिसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, जिसमें 52 विषय हैं। अब इसको समझ लीजिए क्या है मामला। ये जो विषय संघ में होगा, संघ सूची पर, उस पर संसद ही कानून बनाएगी। जैसे विदेश है, विदेश नीति, मुद्रा है, संचार है। जो संघ का विषय होगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट संसद में कानून बनाएगी, जो भी कानून बनना है। जो राज्य सूची का विषय होगा उस पर विधानसभा कानून बनाएगी। जो समवर्ती सूची में विषय है उस पर संसद भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती, मतलब यहां विधानसभा भी कानून बना सकती है। यानी केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार का भाग किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। याद रखिएगा, समझ गए। संघ सूची में जो भी विषय होगा उस पर संसद कानून बनाएगी। समझ बात आ गई। जैसे कभी पूछे मुद्रा पर कौन बनाएगा? संसद। संचार पर कौन बनाएगा? संसद। विदेश नीति पर कौन कानून बनाएगा? संसद। लेकिन अगर कह दिया कानून व्यवस्था पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची का विषय। लोक स्वास्थ्य राज्य का विषय, ध्यान रखिएगा। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समझ गए बात? तो अगला एक चीज और लिख लिया, अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय, जिसमें तीनों में नहीं है। लिख लिए, संसद ही कानून बनाएगी। हाँ, लिख लिया नीचे। जो तीनों में नहीं है उसको कहा जाएगा अवशिष्ट विषय। इस पर संसद ही कानून बनाएगी। मान लो उस संघ में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो उसको कहा जाएगा अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय पर कभी पूछेगा कौन कानून बना सकता है? संसद ही कानून बनाएगी। समझ बात आ गई? चलिए अगले पे आते हैं। जैसे मान ले कोई नया विषय शामिल हो गया, कोई कानून, अब उसको पर कोई कानून बनाना होगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है संसद द्वारा ही कानून बनाएगी। अगला आते हैं 8वीं अनुसूची। लिखिए, इसमें भाषा है, भाषा है। लिखिए, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। इस समय 22 भाषाएं हैं। बाईस भाषाएं हैं। अब तो में लिखेगा 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया।
संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा शामिल किया गया। पूछे भारत में 15वीं भाषा कौन शामिल हुई थी? सिंधी। लिखे 1992 में 3 भाषाएं, अब याद नहीं आ रहा कौन संविधान संशोधन है, लिखे 71वां है, अच्छा 71वां होगा, ठीक है। लिखे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली 3 भाषाएं शामिल हुई। फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी 4 भाषाएं शामिल हुई। ये कभी कभी पूछ देगा आपसे कि भारत में 15वीं भाषा कौन शामिल की गई थी? सिंधी। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन भाषा शामिल हुई? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 4 भाषा शामिल हुई। कौन कौन? संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में इसमें भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषा हो गई। जब पूछे मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 थी। ठीक है, अगला आते हैं। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची लिखे भूमि सुधार कानून है। लिखेगा देश का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नौवीं अनुसूची को ही जोड़ा गया। नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। एक चीज ले लेगा, इस अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे, इस अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे वो न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया था। जो भी विषय डाले जाएंगे न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसले में कहा था, 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, उसमें भारत के सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.के. सबरवाल, योगेश कुमार सबरवाल थे, कहा था वाई.के. सबरवाल थे, योगेश कुमार सबरवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हीं की बेंच थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केशवानंद भारती केस 1973 तक केशवानंद भारती केस 1973 तक जो केस डाले गए या जो विषय इसमें डाले गए हैं
जो विषय डाले गए हैं उसकी समीक्षा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, लेकिन उसके बाद डाले गए विषय पर समीक्षा कर सकती है। देखिए इसमें मामला क्या था आप जान लीजिए। ये लोग क्या कर रहे थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो भी सत्ता में आते थे, आरक्षण जैसे विषय को इन लोगों ने क्या किया, बार बार राज्य जो है आरक्षण बढ़ा दिए। जैसे क्या है, अभी बिहार ने ही आरक्षण 72% कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सुनवाई करते हुए कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% तक ही आप आरक्षण रखिए। क्यों? क्योंकि आपको योग्य कैंडिडेट चाहिए, आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए, अच्छा इंजीनियर चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए। अब आप आरक्षण से ही भरेंगे तो कहां से आपको अच्छे डॉक्टर मिले, कहां से इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे आईएएस कहां से मिलेंगे? तीनों ने कहा ठीक है, आरक्षण का दायरा 50% तक आप रखिए। लेकिन राज्य सरकारों ने क्या किया, या सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, वोट की राजनीति को लेकर ये लोग आरक्षण का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, कर्नाटक ने 81% अपने आरक्षण कर दिया, 73% आरक्षण कर दिया। कई राज्यों ने जैसे तमिलनाडु ने आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। ये लोग 50% की सीमा को क्रॉस करते गए। 2009 में भारत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वाईके सबरवाल। उनकी बेंच जो है, चूंकि होता क्या, किसी संवैधानिक मामले की अगर जांच या समीक्षा होती है तो एक संवैधानिक पीठ बनती है जिसमें न्यूनतम जजों की संख्या 5 होगी, 5 से कम नहीं होगी। और ये संख्या विषम में होगी, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है। तो 5 जजों की बेंच ने कहा अपने फैसले में 2009 में कि 1973 तक जो 9वीं अनुसूची में विषय डाले गए हैं उनकी तुम समीक्षा नहीं करेंगे, चूंकि केशवानंद भारती केस हमारे यहां एक पड़ाव माना आता है, उसके बाद जो डाला गया विषय उसकी समीक्षा हम कर सकते हैं। यानी अब 9वीं अनुसूची समीक्षा की जा सकती है, लेकिन 1973 के बाद जो कानून डाले गए उनकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, समझ बात आई? देखिए लिखाने तो हम लिखा दिए तमाम चीज, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, तथ्यात्मक चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 9वीं अनुसूची, ये कौन लिख लिया? देखिए 10वीं अनुसूची, दल बदल रोकने के लिए का कानून है। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया था। अब दल बदल क्या होता है जान लीजिए। जैसे पार्टी के सिंबल पर लोग चुनाव जीतकर आते थे, बाद में पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। लेकिन जब ये आया दल बदल, इसमें कहा गया कि पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं और पार्टी छोड़ते हैं तो पहले उनकी सदस्यता को उस सदन का अध्यक्ष समाप्त कर देगा और उस स्थान को रिक्त कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग पुनः चुनाव कराएगा। लेकिन इसमें एक पहले था 1/3 सदस्य। जब ये हुआ था, अगर पार्टी के सदस्य टूटकर अलग हो रहा है, सदस्य जो विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होगी, अलग पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। जिसको 2003 में 91 संविधान संशोधन में 2/3 कर दिया गया है। जब पार्टी के ही विधानसभा या लोकसभा के सदस्य
2/3 मेजॉरिटी से टूटकर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, लेकिन अगर 2/3 से कम है तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा प्रावधान 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। लेकिन आज भी दल बदल बहुत धड़ल्ले हो रहा है तो कानून ये लोग करते क्या है, 2/3 से अधिक तोड़ लेते हैं, विधायक को या सांसद को तोड़कर अलग पार्टी बनवा देते हैं, अब पार्टी से समर्थन लेते हैं। कैसे भी कल परसों देखिए बिहार का चुनाव का रिजल्ट आना है, परसों मान ले कोई पार्टी बहुमत में नहीं आती है तो करेंगे क्या, दूसरी पार्टी को तोड़कर अपनी सरकार बनाने का प्रयास। अगर बहुमत आ गई तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, थैंक यू।